नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडाना एजुकेशन पर। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी जो SN1 और SN2 अभिक्रिया क्या होती है, उसकी क्रियाविधि क्या होती है और कौन से जो आपके एल्किल हैलाइड है वो SN1 ज्यादा देंगे, SN2 ज्यादा देंगे। इसका एक विस्तार से हमने अकॉर्डिंग टू 12th क्लास के हिसाब से अपन ने अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे जो एल्किल हैलाइड है इनके रासायनिक गुणों के बारे में, और यहाँ पर जो मुख्य अभिक्रिया है उसको अपन डिटेल में देखेंगे। बाकी सामान्य अभिक्रियाएं जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो आता है आपका एल्किल साइनाइड का निर्माण। इसका निर्माण, एल्किल साइनाइड का निर्माण। देखिए क्या होता है, ये जो आपको अभिक्रिया दे रखी है RX, इसकी अभिक्रिया करा रहा हूं मैं किसके साथ? पोटेशियम साइनाइड के साथ। किसके साथ करा रहा हूं? पोटेशियम साइनाइड के साथ। ठीक है, अभिक्रिया मैंने लिख दी, इधर मैं आपको क्रियाविधि बताता चलूंगा। यह है एल्किल हैलाइड और यह है पोटेशियम साइनाइड। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, मान लो CH3Cl, और इसकी क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ? पोटेशियम साइनाइड के साथ। यहां पर ये जो होता है इसमें एल्कोहल मिला होता है, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड होता है कुछ, यानी एल्कोहल की उपस्थिति में कह सकते हैं। तो देखो ये जो टूटेगा, ये टूटेगा किससे? K+ और Cn- में टूटेगा। लेकिन यहां पर ध्यान देना, जो ऋणावेश जो होता है वो किस पर होता है? वो कार्बन पर होता है। जब ये टूटता है ना, जो ऋणावेश होता है वो किस पर होता है? कार्बन पर होता है। ठीक है, और ये टूटेगा कैसे? टूटेगा CH3+ और Cl- में टूटेगा। कैसे टूटेगा? CH3+ और Cl- में टूटेगा। तो यहां पर ये टूट गया K+। तो अब देखो यहां पर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, K+ और Cl- यानी क्या निकलेगा? KCl। और यहां पर ये CH3 जो है किसके साथ जुड़ जाएगा? साइनाइड के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा? साइनाइड के साथ। या इसको मैं अगर खोल के लिख देता हूं तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं, ये KCl। ठीक है, तो यहां से ये बाहर निकल रहा है, इस तरह से खोल के लिखा मैंने, हालांकि इनके बीच में ये बंद होता नहीं है। ठीक है, ये मैंने इसको क्या कर दिया? खोल के लिख दिया। तो देखो बाहर क्या निकल गया आपका? ये तो क्या बन गया? RCN, और बाहर क्या निकल गया? KCl, या KX कह सकते हैं अपन। बाहर क्या निकल गया? KX। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर अपन यहां अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका? CH3CN, और बाहर क्या निकल गया? KCl। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होता है? एल्किल साइनाइड का निर्माण बहुत ही इजी है, सीधा सा है, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला आता है एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण, देखिए यहां पे लिख रहा हूं मैं, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण जो है, इस अभिक्रिया को मैं यहां आपके सामने लिखता हूं। देखिए यह है RX, और इसकी क्रिया यानी एल्किल हैलाइड की क्रिया जो मैं करा रहा हूं सिल्वर साइनाइड के साथ करा रहा हूं, AgCN के साथ। तो ये बनता है RNC। क्या बनता है? RNC, और बाहर क्या निकलता है? AgX बाहर निकल जाता है। या इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, CH3Cl प्लस AgCN, और ये बन जाएगा आपके CH3NC प्लस AgCl। तो यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, और जो कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, ध्यान दीजिएगा, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? एल्किल साइनाइड बनता है। इधर बता देते हैं अपन, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, ये आपका एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराई जाती है। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है? एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाई जाती है तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। जबकि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ करवाई जाती है ना, एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ कराई जाती है तो एल्किल आइसोसाइनाइड RNC, इससे बन रहा था RCN, यहां बन रहा है RNC। यानी यहां जो जुड़ा हुआ है, यहां इसके साथ जुड़ा हुआ है कार्बन, और यहां इसके साथ जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन। तो ये प्रश्न आता है कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है, और जब हम क्या करते हैं एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये ही प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है कि एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाने पर एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है, जबकि एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ करवाने पर किसका निर्माण होता है? एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ऐसा क्यों? तो देखिएगा इसका कारण क्या है। अगर हम बात करते हैं कि जो पोटेशियम साइनाइड जो है, KCN जो है,
पोटेशियम साइनाइड क्या होता है, आयनिक प्रकृति का होता है, जिसमें जब इसको तोड़ेंगे तो कार्बन पर क्या आता है, ऋणावेश आ जाता है। पोटेशियम साइनाइड जो होता है ये, ठीक है, ये आयनिक प्रकृति का होता है। इसको तोड़ने पर पोटेशियम पर तो होता है प्लस, और यहाँ कार्बन पर क्या आता है, माइनस आता है। क्या आता है, कार्बन पर माइनस आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आक्रमणकारी अभिकर्मक कौन हो जाता है, कार्बन हो जाता है। कौन हो जाता है, कार्बन। अब आक्रमण कार्बन करेगा तो जाहिर सी बात है जुड़ेगा भी कौन, कार्बन जुड़ेगा। जबकि अगर अपन बात करें सिल्वर साइनाइड की, तो सिल्वर साइनाइड में क्या होता है, देखो AgCN, तो यहां पर जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या होते हैं, ये लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं, लोन पेयर, जिसकी वजह से जुड़ कौन जाता है, ये इसके साथ या कार्बन के साथ कौन जुड़ जाता है, नाइट्रोजन जुड़ जाता है। ठीक है, तो सीधी सी भाषा में अपन कहे कि पोटेशियम साइनाइड जो होता है ये आयनिक प्रकृति का होता है, जिसमें कार्बन पर क्या आता है, ऋणावेश आता है, इसलिए आक्रमणकारी अभिकर्मक कौन होता है, कार्बन होता है। जबकि सिल्वर साइनाइड की अगर हम बात करें तो ये सहसंयोजक प्रकृति का होता है, जिसमें कार्बन पर क्या, सॉरी माफ कीजिएगा, नाइट्रोजन पर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। इसलिए यहाँ पर आक्रमणकारी अभिकर्मक के रूप में कौन काम करता है, नाइट्रोजन काम करता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, जबकि यहाँ पर एल्किल साइनाइड बनता है। क्लियर। तो ये दो अभिक्रिया हो गई अपनी, बिल्कुल अच्छे से विश्लेषण के साथ हमने इसको देखा। आगे बात करते हैं हम, देखो नेक्स्ट अभिक्रिया को लेकर। अगली जो अपनी अभिक्रिया है वो है एल्कोहल का निर्माण। एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है उसको लेकर हम बात करते हैं। देखिए पहली जो अभिक्रिया यहाँ पर लिख रखी है आपकी, ये वाली अभिक्रिया, इसके सामने लिख देता हूं मैं, ये एल्कोहल का निर्माण क्या लिख रखी है, RH प्लस क्या लिख रखा है, KOH। इसको मैं खोल कर लिख देता हूं, तो सीधा सा यहां से निकल जाएगा KX, और क्या बन जाएगा, ये ROH। क्या बन जाएगा, ROH। ठीक है, तो ये सीधी से अभिक्रिया यहां आप ले लो, मान लो CH3Cl प्लस KOH, तो यहां से क्या निकल जाएगा, KCl, और क्या बन जाएगा, CH3OH, और बाहर क्या निकल गया, KCl, बाहर क्या निकल जाएगा, KCl। तो इसमें ऐसे ही कोई ज्यादा विशेष रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, और इस प्रकार की अभिक्रिया बहुत कम चांस में पूछी जाती है, और आप खुद ही समझ सकते हो इसके अंदर के, देखो ये टूटेगा K प्लस और OH माइनस, और ये टूटेगा R प्लस और X माइनस। तो सीधी सी बात है कि क्या बनेगा इसके अंदर, अपने को कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगली जो रिएक्शन है वो भी देखो सीधी सी है, इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें भी आप देख सकते हो साफ साफ, यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अगर आप देखो RX सिल्वर वाली, RX प्लस ये है AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड, तो यहां से क्या निकल जाएगा, ये AgX निकल जाएगा बाहर, तो क्या बनेगा, ये ROH, और बाहर क्या निकल गया, AgX। या इसको आप ऐसे लिख लो CH3Cl, और क्या बन जाएगा आपके, ये AgOH, और क्या निकल जाएगा, बन जाएगा ये CH3OH, और बाहर निकल जाएगा AgCl। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो आपको हैलाइट दिखाई दे रहा है, अगर अपन बात करें इसके संदर्भ में, तो सबसे पहले जो है अधिक क्रियाशील कौन या ज्यादा अभिक्रिया कौन देगा, तो इसके लिए जो आपका जो कंसेप्ट काम करेगा वो करेगा SN1 और SN2 अभिक्रिया वाला। ठीक है, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अपन ने करवाई थी। ठीक है, और यहां हमने बात की जो प्रथम जो होगा, माफ कीजिएगा, प्राथमिक जो एल्किल हैलाइड होगा वो SN2 को प्राथमिकता देता है, जबकि और जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होता है वो SN3 की या SN3 क्रियाविधि से होता है। ठीक है, जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड है वो किसके द्वारा होता है, SN2 विधि से होता है, और जो तृतीयक एल्किल हैलाइड है वो किससे होता है, SN1 क्रियाविधि से होता है। तो ये अपन एक अभिक्रिया करता अपन यूं कह सकते हैं। तो ये अपन ने बात की थी, तो यहाँ पे भी अगर अपन KOH की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो प्राथमिकता जो होगी वो किसकी होगी, तृतीयक की होगी। ये कैसे क्या होगा, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। पिछला जो वीडियो है SN1 और SN2 अभिक्रिया में, वहां पर मैंने विस्तार से बिल्कुल डीपली तरीके से, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, इजी मेथड से मैंने वहां पर इसको करवाया है। ठीक है, चलिए आगे अपन चलते हैं। अगली जो अपनी अभिक्रिया आती है वो देखिए आप, अगली अभिक्रिया आती है अपनी एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। किसका निर्माण, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। देखिएगा क्या है यहाँ पर, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम नाइट्रेट से करवाई जाती है, नाइट्राइट सॉरी, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराई जाती है, पोटेशियम नाइट्राइट से करवाई जाती है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो क्या बनता है, एल्किल नाइट्राइट बनता है। यहां पर लिख रहा हूं मैं RX प्लस, किसकी क्रिया करा रहे हैं अपन, पोटेशियम नाइट्राइट यानी KNO2। तो क्या बन रहा है आपका, RNO2 बन रहा है। क्या बन रहा है, RNO2, और बाहर निकल जाएगा आपका KX। क्या बन जाएगा, क्या निकल जाएगा, KX। दूसरी अभिक्रिया यहां पर नाइट्रो एल्केन का निर्माण।
ये अभिक्रिया करा रहा हूं मैं RX प्लस, इसकी क्रिया करा रहा हूं मैं AgNO2 के साथ, और ये बन रहा है RNO2 और प्लस बाहर निकल रहा है इसमें भी AgX। ठीक है, तो यहां मैं कह रहा हूं कि जब पोटेशियम नाइट्राइट की क्रिया किसके साथ कराई जाती है, एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाती है, तो बनता है एल्किल नाइट्राइट। ये क्या बना, एल्किल नाइट्राइट बना। क्या बना, एल्किल नाइट्राइट। ठीक है, उसी प्रकार से जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइट के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, नाइट्रो एल्केन बनता है। क्या बनता है, नाइट्रो एल्केन। अब आप कहोगे गुरुजी ये कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई, यहां पे भी RNO2 है और यहां पे भी RNO2 है, लेकिन आपने इसको तो एल्किल नाइट्राइट कहा और इसको आपने नाइट्रो एल्केन कहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एक बहुत बड़ी कहानी है। अगर अपन अंदर की तरफ देखें, अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो ये जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार से होता है, ये RONO इस प्रकार से। यानी यहां पर जो कार्बन के साथ जो जुड़ता है, कौन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। कौन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। जबकि अगर मैं इसको खोल के देखता हूं यहां पर, तो यहां जो होता है ये R इस प्रकार से संरचना होती है, इस तरह से। यहां जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है वो कौन जुड़ता है, यहां नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है कौन, ऑक्सीजन जुड़ता है। कौन जुड़ता है, सॉरी, कार्बन के साथ जो कौन जुड़ता है, नाइट्रोजन जुड़ता है। कार्बन के साथ जो है कौन जुड़ता है, नाइट्रोजन जुड़ता है। जबकि यहां कार्बन के साथ कौन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। इसका कारण भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार से होगा जैसा कि अभी अपन ने बात की थी। इनमें जो हमने बात की थी वही कारण यहां पर लागू होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि एल्किल नाइट्राइट और नाइट्रो एल्किन क्यों कहेंगे। यहां पर इसकी संरचना इस प्रकार से, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, जबकि कार्बन के साथ यहां पर कौन जुड़ता है, नाइट्रोजन जुड़ता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है ईथर का निर्माण, है ना, इसको मिटा दें। ईथर का निर्माण, अरे तीतर नहीं, ईथर। तीतर तीतर क्या कर रहे हो, ईथर का निर्माण। किसका निर्माण, ईथर का निर्माण देखते हैं। पहले अभिक्रिया जो आपको दे रखी है ईथर का निर्माण, क्या दे रखी है, 2RX प्लस, ये सिल्वर ऑक्साइड और बन रहा है ROR। ईथर क्या होता है, ROR ही तो होता है, और बाहर क्या निकल रहा है, 2AgX। तो इसको देखो मैं खोल के लिख देता हूं, ये RX, आपके पास RX कितने हैं, 2 है। कितने हैं, 2। तो यहां लिख रहा हूं इसकी क्रियाविधि में RX 2, है ना। ये RX प्लस क्या है आपके पास, सिल्वर ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, AgOAg। ये उस प्रकार से होता है। Ag2 हो गया ना, 2 सिल्वर और 1 ऑक्सीजन। और क्या है, RX आपके पास 2 थे तो और लिख दो इधर, X और R, है ना। तो देखो यहां से क्या निकलेगा यार, यहां से देखो ये निकलेगा AgX। क्या निकलेगा, AgX। और इधर से भी क्या निकल जाएगा, AgX। क्या निकल जाएगा, AgX। अब बचा क्या बताओ, एक तो बचा R, क्या बचा, ये R। ठीक है, फिर क्या बचा इधर, O यानी ऑक्सीजन, और फिर क्या बचा, ये R। ठीक है, प्लस देखो ये क्या है, AgX यानी सिल्वर हैलाइड, और ये भी क्या है, सिल्वर हैलाइड। कितने हो गए, AgX कितने हो गए, 2। तो यहां लिख देता हूं मैं 2AgX। ठीक है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, CH3Cl प्लस AgOAg और प्लस Cl और ये CH3 यानी क्लोरीन। यहां से निकल जाएगा ये AgCl और यहां से भी क्या निकल जाएगा, ये AgCl। तो क्या बन जाएगा आपके, इधर देखो CH3, ये O, CH3 और बाहर क्या निकल गया आपके, 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है ना। तो ये सीधी सी अभिक्रिया थी, इसकी बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अगली जो अभिक्रिया आप देख रहे हो ये है सोडियम एथोक्साइड। इसको अपन बोलते हैं सोडियम एथोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम एथोक्साइड। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें मैंने थोड़ा नॉर्मल इजी वे में से इसको खोल के लिख दिया, बाकी ज्यादा इसमें ऐसा विशेष कुछ नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं हम। आगे अपन बात करते हैं कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, देखिए ये है एल्किल हैलाइड और ये है सोडियम एथोक्साइड। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एथोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो भी किसका निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है। ये भी ROR ही एक तरह से। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एथोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो ईथर का निर्माण होता है। इसे अपन बोलते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। क्या बोलते हैं, विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो ये जो अभिक्रिया है अपन आगे वैसे पढ़ेंगे इसको, है ना, इंपॉर्टेंट है ये विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, देखिए कई बार आता है विलियमसन ईथर संश्लेषण, ऐसे लिखा आता है
ये मान के चलो कि जिन जिन अभिक्रियाओं के नाम है ना, नेम्ड अभिक्रियाएं जो हैं, जिन अभिक्रियाओं के नाम है, जैसे फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया हो गई, डार्जेन अभिक्रिया हो गई, जैसे ये हो गई विलियमसन ईथर संश्लेषण हो गया। तो नाम की जो अभिक्रिया है जितनी भी, देखो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हुई है, तो आप एक काम कीजिएगा कि एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए और उसके अंदर क्या करना है आपको, जितनी भी जो नेम्ड रिएक्शन है ना, जिन जिन अभिक्रियाओं का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उन अभिक्रियाओं को आप एक कॉपी में लिख लीजिएगा। लगभग अभिक्रिया होगी आपके 60 से 70 के आसपास अभिक्रियाएं होगी, अगर आप टोटल निचोड़ निकालोगे तो। ठीक है, तो उन अभिक्रियाओं का आप एक क्या कीजिए, कॉपी के अंदर नाम लिख के या फिर उन अभिक्रियाओं को लिख लीजिए, नेम्ड रिएक्शन को, और पढ़ लीजिए। क्योंकि बोर्ड के अंदर ये मान के चलिए कि फिक्स क्वेश्चन आएगा 100%। 4 अभिक्रियाओं के आपको नाम दिए हुए होंगे और उसमें से 2 अभिक्रियाओं को आपके बारे में या उन 2 अभिक्रियाओं के बारे में आपको लिखना होगा। तो आप अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और पढ़ने के तरीके की अगर अपन बात करें तो बहुत सारे बच्चे मतलब कमेंट करते हैं या व्हाट्सएप पे भी मैसेज आता है कि सर पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है, ये है वो है। ठीक है, कुछ टॉपिक किससे डाउट होता है तो भूल जाते हैं कि किसमें डाउट है। तो एक आप काम कीजिए, एक छोटी कॉपी लीजिए और क्या करना है, जैसे मान लो कि आप फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हो, ठोस अवस्था, आपने कॉपी लो, उस पर नाम लिख लो ठोस अवस्था, जब भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो। उस ठोस अवस्था में भी, जैसे चैप्टर का नाम हो गया ठोस अवस्था, उस ठोस अवस्था में कौन सा टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उस टॉपिक का नाम लिख लो पहले उस कॉपी पर, फिर छोड़ दो, फिर आप उस टॉपिक को पढ़ो। पढ़ने के बाद अगर किसी प्रकार का डाउट है तो उस टॉपिक के आगे लिख दो भी आपको ये डाउट है। ठीक है, अगर किसी प्रकार का डाउट नहीं है तो क्या करो, उसके आगे लिख लो ऑल क्लियर, भाई ये टॉपिक मेरा कंप्लीट है, इसमें मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे बेस्ट मेथड है, मैं कह रहा हूं सबसे बेस्ट मेथड है पढ़ने का। आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि एक छोटी सी कॉपी लेनी है और आप मान लो कि फर्स्ट लेसन पढ़े तो लेसन फर्स्ट हो गया, और लेसन फर्स्ट का नाम क्या हो गया, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब इसका आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो वो लिख लो। जैसे मान लो आप इसके बारे में, रिक्ति के बारे में पढ़ रहे हो, इस चैप्टर के अंदर जो रिक्ति है, ठीक है, रिक्ति के बारे में पढ़ रहे हो, या फिर संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ रहे हो, संकुलन क्षमता, है ना। ठीक है, तो आपने नाम लिख दिया टॉपिक का रिक्ति के बारे में। ठीक है, संकुलन क्षमता लिख दिया। पहले आप जैसे मान लो रिक्ति पढ़ रहे हो, रिक्ति में किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ गया, बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो इसके आगे लिख लो भाई ऑल क्लियर है, भाई इसके अंदर सारा मैटर मेरा क्लियर है, इसमें मुझे किसी प्रकार का डाउट नहीं है। चैप्टर को ऐसे पढ़ाई करके सिस्टम बना के चलो, बहुत इजी लगेगी केमिस्ट्री। फिर आप आते हो, मान लो संकुलन क्षमता, आपने इसको पढ़ना शुरू किया और आप इसको पढ़ रहे थे और आप में कोई डाउट आ गया। मान लो कि डाउट आ गया कि जो एफसीसी है, भाई देवे एफसीसी में परमाणु की संख्या कहते हैं अपन 4 होती है, कितनी होती है, 4 होती है। तो आपको समझ में नहीं आएगी एफसीसी के अंदर 4 कैसे होती थी, यहाँ पर लिख लो एफसीसी में परमाणु की संख्या 4 क्यों होती है, एफसीसी में परमाणु की संख्या 4 क्यों होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डाउट हो गया, क्या हो गया, डाउट हो गया। फिर आप टीचर से पूछ लो, आप टीचर से पूछ लो, ये कॉपी आपके पास नहीं, एक डाउट की लिस्ट हो जाएगी आपके पास, भाई ये टॉपिक मेरा क्लियर है, इसमें मुझे कोई समस्या नहीं है, संकुलन क्षमता वाला टॉपिक, इसका अगर जो जो डाउट है आप लिख लो, ये मुझे डाउट है, फिर आप टीचर से जाके पूछो, जो भी आपके अध्यापक है, जो भी, जैसे मान लो सरकार ने भी मार्गदर्शन की परमिशन दे रखी है, तो आप विद्यालय में जा सकते हो, आपके घर वालों की परमिशन से जा सकते हो भाई विद्यालय के अंदर, है ना। तो वहां जाके आप अध्यापक से पूछ लो। ठीक है, बड़ी स्कूलें नहीं चल रही है, आपको कहीं से भी जहां पे भी मैटर मिल रहा है, जैसे ये चैनल है और भी बहुत सारे चैनल है, जहां पे भी आपको मैटर मिल रहा है कहीं से भी लो यार, लेकिन पढ़ो, पढ़ाई करते रहो, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक शेड्यूल बना लो, सबसे बेस्ट तरीका यही है आपका। तो उसमें क्या कि डाउट आपके क्लियर होते जाएंगे, टॉपिक वाइज चैप्टर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात, पढ़ने का तरीका क्या अपनाना है आपको, देखिएगा, क्योंकि मेरे पास एक है कि बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं इसको लेकर, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी बात कर लेते इसके ऊपर। पढ़ने का जो तरीका है ना वो बनाओ आप 5x2। ठीक है, अब कहोगे गुरुजी ये क्या है 5x2 वाला सिस्टम, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। इसका मतलब है बेटा कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसमें से 5 दिन तो आपको पढ़ाई करनी है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उनमें से 5 दिन तो आपको पढ़ाई करनी है, और लास्ट के 2 दिन सप्ताह के आपको क्या करना है, 5 दिन के अंदर जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। लास्ट के जो 2 दिन होते हैं उसमें आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये तरीका अपना लो, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, देखो इस तरह से अगर आप देखोगे, या महीने की अगर अपन बात करें तो आप उसको 25x5 के अंदर कन्वर्ट कर लो। ठीक है, महीने पे अगर करना हो तो महीने भर में जो पढ़ा 25 दिन तक, उसको लास्ट के महीने के 5 दिन आपको क्या कर लो, उसको रिवाइज कर लो एक बार अच्छे से। क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे ना, तब तक साइंस के अंदर काम नहीं चलेगा। रिवाइज बहुत जरूरी है। अगर एक रोटी है, रोटी क्यों जलती है, क्योंकि इसको पलटा नहीं जाता है।
अगर रोटी को पलटोगे नहीं तो वो जल जाएगी। अगर एक पेड़ की पत्ती अगर टूट कर नीचे गिरती है, अगर वो एक ही तल पर पड़ी रहेगी तो वो सड़ जाएगी, वो सड़ जाएगी। ठीक है, रोटी क्यों जलती है, पत्ती क्यों सड़ती है, क्योंकि उनको पलटा नहीं जाता। और पढ़ाई क्यों भूली जाती है, क्योंकि इसको रिवाइज नहीं किया जाता। रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी सीखने की जो स्पीड है, मान लो अगर 80 की है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अगर ऐसा कुछ मापन तो नहीं है, लेकिन अगर अपन माने सीखने की अगर 80 है तो भूलने की 180 है। भूलते अपन दुगने तिगने गति से अपन भूलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ज्यादा मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। कभी समय मिलेगा तो इसका एक अलग से पढ़ाई का शेड्यूल कैसे क्या हो, किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे अपने को टाइम टेबल के हिसाब से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको अपन डिटेल में बात करेंगे कभी भी जब वक्त मिलेगा तो, है ना। ठीक है, तो इसको अपन आगे बढ़ाते हैं इस लेक्चर को। अगली जो अभिनय अभिक्रिया है वो है थायो ईथर का निर्माण। किसका निर्माण? थायो ईथर का निर्माण। देखो, जब भी थायो आ जाता है, थायो का मतलब क्या होता है कि सल्फर जो होता है, अगर हो साथ में तो अपन उसको क्या बोल देते हैं, थायो बोल देते हैं। तो देखिएगा यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम सल्फाइड के साथ करवाते हैं। जब एल्किल हैलाइड क्रिया किसके साथ कराते हैं, सोडियम सल्फाइड के साथ। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ कराते हैं, सोडियम सल्फाइड के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है, थायो ईथर का निर्माण। यानी जब ऑक्सीजन की जगह पे क्या आ जाता है, सल्फर आ जाता है, तो अपन क्या बोलते हैं, थायो ईथर का निर्माण। बिल्कुल सीधा सा है। अगर इसको अपन समझना चाहे तो अपन इसको यहां समझ सकते हैं, जगह कहां मिल जाएगी अपने को, यहां चलो देख लेता है, विक्रिया के बीच में मैं बता दूंगा। ठीक है, क्या है आपके पास, RX प्लस क्या है, सोडियम सल्फाइड, तो इसको लिख देता हूं मैं NaSNA प्लस क्या है आपके पास, RX कितने, 2 है ना, तो ये X और ये क्या हो गया, R हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां से बाहर क्या निकल रहा है, NaX, ये निकल गया इधर से, और इसी प्रकार से इधर से क्या निकल गया, ये NaX निकल गया। अब क्या बचा, देखो RSR, ये बचा ना, तो ये क्या हो जाएगा, RSR। तो ये इस प्रकार से ये विक्रिया होती है। सोडियम सल्फाइड की क्रिया जो है किसके साथ कराएंगे अपन, एल्किल हैलाइड के साथ करवाएंगे, तो क्या बनेगा, थायो ईथर बनेगा। क्या बनेगा, थायो ईथर। क्या बन जाएगा, थायो ईथर का निर्माण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर अपन बात करते हैं, ये है एल्किल हैलाइड, इसकी क्रिया अपन कराते हैं सोडियम मर्केप्टाइड, इसको बोलते हैं सोडियम मर्केप्टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम मर्केप्टाइड। तो यहां से क्या होगा, देखो ये निकल जाएगा सीधा सा सोडियम मर्केप्टाइड, इसको क्या बोलते हैं अपन, सोडियम मर्केप्टाइड। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ कराई जाती है, सोडियम मर्केप्टाइड के साथ, तो यहां से निकल जाएगा, देखो ये सीधा, इसको मैं रेड मार्कर से बना देता हूं, यहां से ये निकल जाएगा, ये देखिएगा, ये सीधा यहां से क्या निकल जाएगा, NaX बार निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, NX बार निकल जाएगा। तो इधर क्या बचा, RSC2H5। ठीक है, RSC2H और बाहर क्या निकल गया, NX। अगला आता है एल्केन थायोल का निर्माण। किसका निर्माण, एल्केन थायोल का निर्माण। देखिए यहां पर जो है अपन एल्केन थायोल की अगर अपन बात करें तो अपन क्या करते हैं, पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराई जाती है, तो किसका निर्माण होता है, एल्केन थायोल का निर्माण होता है। ठीक है, यहां से भी क्या निकल जाएगा बाहर, ये बाहर निकल जाएगा इस तरह से सीधा सा। अगला आता है एस्टर का निर्माण। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, एस्टर के निर्माण को। ठीक है, एस्टर के निर्माण की अगर मैं बात करता हूं, यहां से देखिए इसको, यहां मैं इसको लिख देता हूं, दिख रहा है क्या, ये कटेगा तो नहीं, दिख जाएगा, चलो ठीक है कराते हैं इसको। देखिए आपके पास क्या है, ये है RX, थोड़ी ऊपर लाइन खींच देता हूं इसकी, मैं रेड मार्कर से लिखता हूं, देखिए इसको, ये है आपके पास RX। इसको है ना समझना ध्यान से क्या होता है, इसको मैं थोड़ा समझने के लिए यूं लिख देता हूं मैं, ये क्या है आपका Ag, क्या है Ag, और ये होता है इस तरह से कुछ C डबल बॉन्ड O और ये R, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, देखो RCOO, तो ये क्या हो जाएगा RCOO, और ये क्या है Ag। ठीक है, और यहां से क्या निकल जाएगा आपका AgX, क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, AgX बाहर निकल जाएगा। अब बच्चा क्या, देखो आपके पास बच्चा क्या, R ये है ही है, और ये क्या हो गया O, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है R, तो हो गया ना, देखो ये RCOOR है ना, RCOOR। देखिए ये होता है एस्टर, और बाहर क्या निकल रहा था यहां से AgX, ये आ गया बाहर AgX। क्लियर, कंप्लीट। तो ये हो गए आपके थायो ईथर का निर्माण,
एल्केन थायोल का निर्माण, एस्टर का निर्माण। अगला आता है एमीन का निर्माण। इसके अंदर देखिए तीनों प्रकार की एमीन बन रही है। प्राथमिक एमीन भी बन रही है, द्वितीयक एमीन भी बन रही है, तृतीयक एमीन भी बन रही है और चतुष्क अमोनियम लवण भी बन रहा है। क्या बन रहा है? चतुष्क अमोनियम लवण भी यहाँ पर बन रहा है। तो देखिए ये बहुत इजी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता है, फिर भी ले लो भाई, अपना आराम से लो, कोई दिक्कत ना। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा देता हूं। अब अगला अपना जो आता है एमीन का निर्माण, इसको अपन देखते हैं ध्यान से एमीन के निर्माण को कि भी कैसे क्या होता है। देखिए सबसे पहले यहां पर मैंने पूरी अभिक्रिया व्यावसायिक पहले लिख ली थी, वो मेरी गलती मान सकता हूं मैं। ठीक है, इसको वैसे मुझे क्योंकि वापस समझानी पड़ेगी पूरी को। देखिए मैंने सोचा कि टाइम बच जाएगा इसलिए मैंने पहले लिख दी थी उसको। CH3Cl, इसकी क्रिया अपन करा रहे किसके साथ? अमोनिया के साथ करा रहे हैं। ठीक है, यह है मेथिल क्लोराइड और इसकी क्रिया किसके साथ करा रहे हैं? अमोनिया के साथ। यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक क्लोरीन निकल जाएगा। तो यहां से हाइड्रोजन निकला तो ये कितना बचा? NH2। क्या बचेगा? NH2। और यहां से क्या निकल गया? क्लोरीन। तो ये क्या हो जाएगा? CH3 और ये क्या हो जाएगा? NH2। बाहर क्या निकल गया? HCl। क्या निकल गया? HCl। अब क्या होगा देखो, यहां पर ये नाइट्रोजन एक कार्बन के साथ जुड़ रहा है, जिसे अपन बोलेंगे 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन। ठीक है, अब देखिए इसको अगर अपन क्या ले ले? अधिक में ले ले, अधिक मात्रा में ले ले। किसको? मेथिल क्लोराइड को अपन अधिक मात्रा में ले ले तो ये क्या करेगा? ऐसा हाइड्रोजन निकालते ही जाएगा, निकालते ही जाएगा। देखिए कैसे होगा, देखिए अगला देखिए क्या बना आपका? CH3NH2। इसके साथ फिर से क्रिया कौन करेगा? मेथिल क्लोराइड, CH3Cl। फिर से देखिए क्या होगा, यहां से क्लोरीन और यहां से नाइट्रोजन, यहां से क्लोरीन यहां से नाइट्रोजन। तो क्या निकल जाएगा? देखो ये CH3, यहां से नाइट्रोजन निकल गया, सॉरी हाइड्रोजन निकल गया, नाइट्रोजन है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 2 थे, अब कितना बचेगा? 1 CH। और क्या हो जाएगा? ये CH3 और बाहर क्या निकला? यहां से हाइड्रोजन और यहां से Cl, यानी क्या निकल गया? HCl फिर से बाहर निकल गया। अब देखिएगा यहां पर ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। अब आप कहोगे सर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, या हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा रहता है इसके ऊपर, यहां नहीं रहता है। ये हाइड्रोजन जो है ना, ये ऐसे रहता है यहाँ पर। ठीक है, यहां नहीं होता, ये ऐसे जुड़ा हुआ नाइट्रोजन ही है। तो नाइट्रोजन 2 कार्बन से तो 2 डिग्री एमीन हो गया। अब फिर से क्रिया करेगा यहां पर, ये क्या हो जाएगा? CH3NH और कौन क्रिया करेगा? CH3Cl। जब तक हाइड्रोजन है तब तक पीछा छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, हम तेरे को छोड़ेगा नहीं, लेके छोड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से फिर से क्लोरीन, बाहर क्या निकला? HCl। अब इधर क्या बचा? इधर है ये CH3 और क्या? ये नाइट्रोजन और क्या? ये CH3। अब क्या हुआ? यहां पर ये CH3 यहां लग गया इसके नीचे। अब बताओ नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है रे? आप कहोगे गुरुजी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो मैं कह दूंगा ये 3 डिग्री एमीन है। फिर भी पीछा नहीं छोड़ेगा यहां पर, क्योंकि इसके पास क्या है? लोन पेयर। अब भी नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। लूट के छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? CH3N CH3 और इसके पास ये क्या है? लोन पेयर। ठीक है, ये है CH3Cl। यहां क्या होगा? ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? क्लोरीन। तो इस पर क्या जाएगा? धनावेश। ये धनावेश के साथ इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा? इस मेथिल को क्या कर देगा? इस मेथिल को क्या कर देगा? अपने लोन पेयर दान कर देगा। तो नाइट्रोजन पर क्या जाएगा? धनावेश आ जाएगा। नाइट्रोजन पर क्या जाएगा? धनावेश। अब ये मेथिल समूह कितने हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, CH3, ये नाइट्रोजन पर क्या है? प्लस CH3। अब क्लोरीन तेरा क्या होगा? कालिया। तो अब ये क्या करेगा? इस पर ऋणावेश है और इस पर धनावेश है, तो ये क्या करेगा? यहां पर बस रहेगा, क्योंकि इस पर धनावेश इस पर ऋणावेश है, या इसकी पूरी संरचना में आप धनावेश लिख सकते हो। तो ये धनावेश, तो ये ऋणावेश को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो ये हो गया लास्ट में चतुष्क अमोनियम लवण। क्या हो गया? चतुष्क अमोनियम लवण। तुम चाहो तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो। देखो मेथिल समूह कितने हैं? 4 है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं CH3, ये 4, फिर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर क्या है? प्लस, फिर क्या है? Cl माइनस। ये भी क्या है? चतुष्क अमोनियम लवण। इसको भी आप इस तरह से भी लिख सकते हो, है ना? बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। क्लियर? तो आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आपकी मर्जी है।
ठीक है। अगली जो अभिक्रिया आती है अपनी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको मैं कहूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया उसको मानी जा सकती है। चलो इसको मिटा दें। चलो अगला देखिए। अब अगली अपन बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अगली जो अपनी अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, उसमें भी अपन बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। यानी जब अपन बेंजीन की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो उसे अपन बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। और जब हम बेंजीन की क्रिया जो है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण कहते हैं। देखिए जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया यहां लिख देता हूं मैं, कौन सी अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। जहां से क्लोरीन निकलेगा वहां से वो बेंजीन पे जुड़ेगा, बस ये ध्यान रखना आपको। शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको FCR, क्या लिख देते हैं FCR। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होती है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, कौन सी होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। और एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, कौन सी होती है, एसिटिलीकरण। इसमें क्या होगा, जब बेंजीन पर किसका योग होगा, RX का योग होगा, यानी एल्किल हैलाइड का योग होगा। किसका योग होगा, एल्किल हैलाइड का योग होगा। और जब बेंजीन पर एसिटिल क्लोराइड यानी RCOCl, इसको बोलते हैं अपन एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, इसे अपन बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, या यूं कह सकते हैं एसिटिल समूह। एसिटिल समूह का जब योग होगा, COX का योग होगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण कहेंगे। और जब किसका योग होगा, RX का योग होगा, यानी RX जब अभिक्रिया करेगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। तो यहां हम बात करने वाले फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, यानी जब बेंजीन के साथ RX क्रिया करेगा और जब बेंजीन के साथ अगर RCOX क्रिया करता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एसिटिलीकरण कहते हैं, ठीक है। तो यहां हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं अपन फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसको पूरा समझाएंगे अपन, क्योंकि आपकी क्रियाविधि आपके अंदर कोर्स के अंदर दे रखी है। तो देखिएगा यहां पर सबसे पहले अपने को बनाना है बेंजीन। क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है। इस तरह से ये बेंजीन, इसकी क्रिया अपन करा रहे हैं किसके साथ, CH3Cl के साथ करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं, CH3Cl के साथ। किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति यानी AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे। तो क्या बनेगा, ये जो CH3 है यहां जाके जुड़ जाएगा इस जगह पे। समझना ध्यान से इसको, बहुत सीधे से उदाहरण बहुत सारे दे रखे, मैं नहीं करा रहा हूं आपको इतना। और बाहर क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। ये होती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब अपने को समझना है इसकी क्रियाविधि के बारे में भी, कैसे होता है। ये टोलुइन वगैरह बन गए जो भी है जो, ठीक है। इस बेंजीन की थोड़ी डिजाइन सीधी बना देते हैं अपन, थोड़ा सा ये पिचक गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी क्रियाविधि को लेकर। इसकी क्रियाविधि ध्यान से समझिएगा। क्रियाविधि क्या होता है इसके अंदर देखिएगा, ठीक है। अब यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये क्या है, आप कहोगे सर ये उत्प्रेरक है। ये क्या है, उत्प्रेरक, ठीक है। तो जो अभिक्रिया जो शुरू होगी देखिएगा, सबसे पहले क्या होगा, CH3Cl प्लस ये क्रिया करता है AlCl3 से। तो यहां से क्या होता है, क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ जुड़ जाता है, तो इस पर कार्बन पर क्या जाएगा, धनावेश आ जाएगा। क्या जाएगा, कार्बन पर धनावेश। तो CH3 प्लस यानी क्या बन गया, कार्बोधनाइन। क्या बन गया, कार्बोधनाइन। और बाहर क्या निकल गया, AlCl4 माइनस, Cl4 माइनस, ये बाहर निकल गया क्योंकि क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। अब कार्बन पर क्या आ गया, धनावेश। अब ये कार्बन छटपटाएगा, ये छटपटाएगा कि इलेक्ट्रॉन चाहिए मेरे को, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखना ध्यान से इधर, अब क्रियाविधि को समझना, सीक्वेंस को ध्यान से समझना क्या होता है।
ठीक है, इसको मैं बना रहा हूं इस तरह से, ये बंद है, ये बंद है, ये बंद है। यहां पर क्या होगा अपन जानते हैं, ये क्या है C6H6, यानी प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन तो है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर भी क्या है, हाइड्रोजन है, इसके यहां पर भी क्या है, हाइड्रोजन है। अब ये जो है ना कार्बोनाइन CH3+, क्योंकि अपन जानते ये है पाइबंद, और पाइबंद एक दुर्बल बंध होता है, पाइबंद एक दुर्बल बंध होता है, तो ये क्या करेगा, इधर अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इस कार्बन के ऊपर, इस पर अटैक करेगा। तो क्या बनेगा देखो, यहां से ये इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, इसको मिल जाएंगे, ये बंध टूट गया, पाइबंद टूट गया। तो अब क्या होगा देखो, समझना रहे ध्यान से बहुत तरीके से इसको। तो यहां से बंध टूट गया, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर ट्रांसफर हो गए, तो इस कार्बन पर तो क्या आ गया, धनावेश आ गया। ठीक है, इधर ये कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये, और इधर कौन जुड़ गया, CH3 जुड़ गया। कौन जुड़ गया, CH3 जुड़ गया। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर क्या है देखो, इस जगह पे ये बंद है और एक बंद यहां पर है। तो आपने 11th में अगर पढ़ा होगा कि एकांतर क्रम में यदि धनावेश और पाइबंद हो, एकांतर क्रम में देखो, एक छोड़ के एक, एकांतर क्रम में यदि धनावेश और पाइबंद हो तो उनके बीच में क्या होता है, अनुनाद होता है। क्या होता है, अनुनाद, यानी रेजोनेंस होता है। तो यहां पे भी क्या होगा, अब अनुनाद होगा, यहां पे भी क्या होगा, अब अनुनाद होगा। ठीक है, तो अनुनाद कैसे होगा वो हम बना के देखते हैं, देखिएगा। अब यहां अनुनाद कैसे होता है समझिएगा ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, ये है आपके पास, इधर कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, और इधर कौन जुड़ा हुआ है, CH3, और यहां पर प्लस है, और ये इधर इस तरह से। अब क्या होगा कि ये जो बंद के इलेक्ट्रॉन है ये कहां आएंगे, इधर आएंगे, इस जगह पे, है ना, यहां पे आएंगे। तो इस पर क्या आ जाएगा बताओ, धनावेश आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, धनावेश। तो अगली कंडीशन क्या होगी देखो, अगली जो कंडीशन होगी उसको समझना। ये बंद तो आ गया यहां पर, और यहां पर क्या आ गया, धनावेश, क्योंकि यहां से दूर हो गया ना। इधर क्या हो जाएगा, ये H, और इधर क्या है, ये CH3 जो चल ही रहा है अपना। ठीक है, अब क्या होगा, यहां का जो ये जो बंद है ना, ये वाला बंद, ये वाला बंद, इसके इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां पर। ठीक है, तो अगली कंडीशन क्या होगी देखो, अगली कंडीशन कुछ इस प्रकार से होगी, यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर कौन जुड़ा हुआ है, ये मेथिल समूह जुड़ा हुआ है CH3। ठीक है, ये बंद कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, और ये बंद यहां पर है ये, और यहां पर क्या आ गया, धनावेश आ गया। यहां पर क्या आ गया, धनावेश। अब हाइड्रोजन के साथ होगा धोखा, हाइड्रोजन के साथ होगा धोखा। इस हाइड्रोजन को यहां पर इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और ये हाइड्रोजन H+ के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। किस रूप में बाहर निकल जाएगा, H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। और क्या होगा, और क्या होगा रे, यहां पर ये बंद आ गया, इस जगह पे ये बंद बन गया, यहाँ पे ये बंद है ये, यहाँ पे ये बंद है ये, और ऊपर क्या हो गया, CH3, और बाहर क्या निकल गया, ये H+। ठीक है, तो ये हो गई इसके अंदर अनुनादी संरचना। क्या हो गई, अनुनादी संरचना हो गई। इस तरह से इसके अंदर क्या होता है, अनुनाद होता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है, स्थायी। अब गुरुजी ये H+ कहां जाएगा, देखिए ये H+ जाएगा इसके पास, किसके पास जाएगा, इसके पास। क्या है ये, AlCl4- और क्या है, H+। तो यहां से क्या बनेगा, AlCl3+, बाहर क्या निकल गया, HCl। जैसा कि देख सकते हो आप, ये निकला था, ये आ गया, और ये HCl आ गया, और ये जैसा था वैसा का वैसे ही बाहर आ गया। एल्यूमिनियम क्लोराइड जैसे विक्रिया में भाग ले रहा था, पूरी विक्रिया में घूम घुमा के बाहर आ गया। तो ये क्या है, ये उत्प्रेरक है, जो अपनी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं करता है, अभिक्रिया को करवा देता, बढ़ा देता है या घटा देता, लेकिन स्वयं की संरचना में परिवर्तन नहीं करता है। जैसा था वैसा का वैसा बाहर आ गया। क्लियर। तो ये हो गई फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या हो गई, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, बहुत ही इजी है, क्रियाविधि भी बहुत इजी है, और बहुत ही मजेदार भी है, बहुत ही क्या है, मजेदार भी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि गुरुजी यहां पर आपने ये CH3 सेल लिया, यहां पर ज्यादा क्रियाशील कौन होगा। अगर आपको अगर मान लो दे दिया जाए CH3Cl, ठीक है, ये CH3
ये इधर लिख देता हूं मैं, बंजारे CH और ये CH3। अगला CH3 CH2 Cl और CH3 Cl। गुरुजी ये तो हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री। सबसे पहले फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कौन देगा? सबसे पहले लगाओ दिमाग एक बार, सबसे पहले कौन दे सकता है? सबसे पहले इसमें देखते हैं अपन, सबसे पहले धनायन कहां बनेगा या सबसे ज्यादा किसका धनायन स्थायी होगा? कौन दे सकता है सबसे पहले अभिक्रिया? सबसे पहले कौन सा बंध टूटेगा बताओ? सबसे पहले कौन सा बंध टूटेगा? सबसे पहले बंध टूटेगा ये वाला। क्यों टूटेगा? क्योंकि इसके टूटने के बाद जो कार्बन बनेगा 3 डिग्री बनेगा, इसके टूटने के बाद कार्बन बनेगा 2 डिग्री बनेगा, और इसके टूटने के बाद कार्बन बनेगा 1 डिग्री, और इसके टूटने के बाद 0 डिग्री। ठीक है। एक तो कारण क्या होता है कि यहां पर देखो ये जो CH3 समूह है ये इलेक्ट्रॉन को किस तरफ धकेलते हैं? कार्बन की तरफ धकेलते हैं। किस तरफ धकेलते हैं? यहां पर जो CH3 समूह है ये क्या दर्शाते हैं? प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, धनात्मक इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते दर्शाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ धकेलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। जिसकी वजह से कार्बन पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। कार्बन इलेक्ट्रॉन को कहता है कि कार्बन क्या करता है? क्लोरीन को कहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन बहुत आ रहे, तू निकल जा, बोले कोई दिक्कत ना है, तू निकल जा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास खूब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है। इसको फीलिंग आती है क्योंकि इधर से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर से ये दे रहा है, इधर से ये दे रहा है, और इसलिए यहां कार्बन पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ता है, इसलिए ये बंध जल्दी से टूट जाता है। यहां इलेक्ट्रॉन देने वाले 2 ही समूह हैं, घनत्व कम होगा, और यहां तो एक ही है। तो बंध टूटने का एक कारण तो ये है कि यहां पर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। टूटने के बाद जो कार्बन बनता है ये 3 डिग्री, ये ज्यादा स्थायी होता है। इसलिए आपकी किताब के अंदर यहां जो उदाहरण दे रखा था वो 3 डिग्री का दे रखा था, लेकिन वो फिर क्या झाल जैसा बन जाता है, आपके भी थोड़ा दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 डिग्री लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 डिग्री लगाओगे तो जैसे मान लो कि ये क्लोरीन निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा। जिस कार्बन से क्लोरीन हटता है उस कार्बन को बेंजीन पे जोड़ना है। जिस कार्बन से क्लोरीन हटता है उस कार्बन को क्या करना है? बेंजीन पर टिकाना है। बस यही है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। जिस कार्बन से हेलोजन या क्लोरीन हटेगा उस कार्बन को बेंजीन पे चिपका दो, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया है। किसकी उपस्थिति में होगी? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। इस निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड का उपयोग क्या है ये आप देख चुके हो, ये क्रियाविधि आपके सामने लिखी हुई है, बहुत ही इजी। क्लियर? तो ये हो गई आपके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कंप्लीट, और अगली क्लास में हम बात करेंगे विलोपन अभिक्रियाओं के बारे में, जो कि वो भी बहुत ही इजी है। उसमें भी अपन बहुत सारी नेम्ड रिएक्शन देखेंगे। ये जो नेम्ड रिएक्शन आपकी अगर अपन बात करें, जो नाम की रिएक्शन कौन कौन सी आ चुकी मैं बता देता हूं। एक तो अपन बात कर चुके डार्जन अभिक्रिया के बारे में, एक अपन बात कर चुके हैं ये फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया हो गई, एक अपन बात कर चुके हैं श्वार्ट्ज अभिक्रिया के बारे में, और एक अपन बात कर चुके हैं फिंकलस्टीन अभिक्रिया के बारे में। यानी कौन कौन सी होगी? देखिए, डार्जन अभिक्रिया हो गई एक तो, एक हो गई आपके फिंकलस्टीन अभिक्रिया हो गई, एक हो गई श्वार्ट्ज अभिक्रिया हो गई, और ये हो गई फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। यानी अब तक 4 नेम्ड रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, और अच्छे से इन चारों नेम्ड रिएक्शन को एक अलग से कॉपी बना के आप उतार लीजिएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। तब तक पढ़ाई करते रहें और सुरक्षित रहें। और यदि हाँ वही बात, ये कक्षाएं अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यार। क्लियर? क्योंकि फायदा आपको ही है, वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन दबा दीजिएगा, जब भी वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, क्लिक करके पढ़ाई करनी है। बिल्कुल निःशुल्क मिल रहा है, फायदा लो, जियो का नेट भी सस्ता है। क्लियर? तो इतनी सब बातों के बाद आज की क्लास में इतना ही विदा लेते हैं। धन्यवाद।